हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक की जैसा हमने कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में 15 डेज के क्रैश कोर्स में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 को पढ़ लिया था और यूनिट 5 आपके सिलेबस से बाहर है। मतलब 20% सिलेबस हमको पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह यूनिट 6 जो कि त्रिभुज है वो होगा। इसमें हमारे पास टोटल 6.1 से लेकर 6.6 तक के प्रश्नावली है। आज हम लोग 6.1 से लेकर 6.3 तक के प्रश्नावली में यूज किए गए मेन फार्मूलाज और जो भी थियरम है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली में जान जाते हैं कि त्रिभुज जो का जो यूनिट है, जो इकाई हमारा त्रिभुज का, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। हमको पढ़ना है समरूप आकृतियाँ पढ़नी है, त्रिभुजों की समरूपता जानना है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटियों को जानना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं इसको जानना है, और पाइथागोरस प्रमेय भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमको डिस्कशन कहाँ से करना है 6.1 से लेकर 6.3 तक, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे आगामी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमको फर्स्टली ये जानना चाहिए कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो फर्स्टली हम लोग पिछले क्लास 9 में ये जाना था सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती थी, जिसका मतलब ये हमने क्या जाना, सर्वांगसम का तात्पर्य क्या होता है, हर अंग समान हो। मतलब ऐसा कोई भी आकृति जिसके हर अंग समान हो, हर भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वांगसम कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज सर्वांगसम होते हैं। मैंने क्या बोला कि दो बहुभुज सर्वांगसम होते हैं जहां पर उनके जो संगत कोण बराबर हों, साथ ही साथ जो संगत भुजाएं वो भी क्या हों, वो भी बराबर ही हों। जब संगत भुजाएं बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो ऐसी आकृतियों को उन बहुभुज कह रहा हूं मैं, मतलब दो या दो से अधिक भुजाओं वाले, तो बहुभुज आपस में क्या आएंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे कि हम लोग अगर किसी वर्ग को लें, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ग लिए हुए हैं। अगर हम लोग पहले दो वर्गों को देखें, जो पहला वर्ग है ABCD, ये कैसा वर्ग है जिसमें भुजा कितने हैं, 2.5 सेंटीमीटर की वर्ग है, तो हर भुजा की लंबाई बराबर होगी। और इसी प्रकार ये जो दूसरा वर्ग है AFGH, यहाँ भी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है और वर्ग है। तो हमको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण तो बराबर है, ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, मतलब सभी कोण तो 90 है, तो वर्ग के सभी कोण क्या हो जाएंगे 90। तो ये तो कोण बराबर हो गए। साथ ही साथ जो भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या हो गए, संगत भुजाएं तात्पर्य क्या हो गया, अगर यहाँ पर हम लोग AC को लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, EG को। जब यहाँ CD लिया जाएगा तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, GH। जब बात करेंगे हम लोग BD की, तो BD की संगत भुजा क्या हो जाएगी, FH। और फिर जब बात करेंगे AB की, तो AB की संगत भुजा हो जाएगी EF। तो जब ऐसा कोई भी बहुभुज हो जहां पर संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं बराबर हो, वो आकृतियां क्या होती हैं, वो आकृतियां कहलाती हैं सर्वांगसम। लेकिन जब बात हम लोग को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है समरूप, हमको समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है। और हमारा प्रश्नावली 6.1 यह इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ पर हमको यह बताना है कि कोई आकृति कब समरूप होती है, कब समरूप नहीं होती है। तो यहाँ पर अब थोड़ा इस फिगर को देखिए, इस बड़े वाले वर्ग को देखने में ये और ये
जो आकृतियां ये दोनों आपस में एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये 2.5 का है तो ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया है। तो यहाँ पर जो संगत कोण है वो तो आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत कोण क्या आ जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि वर्ग छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत ज्यादा बड़ा हो, अगर वर्ग है तो उसकी प्रत्येक कोण क्या आ जाएगी, प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 अंश का, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर तो संगत कोण बराबर हो गए, लेकिन अब जब बात करेंगे इनकी भुजाओं की तो भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये आकृति इसके जैसी है। तो ऐसी आकृतियां जो दूसरे आकृति के बिल्कुल समाप हो लेकिन उनका आमाप बराबर न हो, उनको समरूप आकृतियां कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनकी आकृति तो समान हो लेकिन उनके आमाप बराबर न हो, उनको समरूप आकृतियां कहते हैं। लेकिन जब बात समरूप आकृतियों के डेफिनेशन की कही जाएगी तो हम ये बिल्कुल यही डिफिनीशन होगा सर्वांगसम वाला, बस एक चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको समरूप के बारे में बताता हूं। समरूप आकृतियां ये क्या होती हैं, समरूप आकृतियां जहां पर दो बहुभुज सर्वांगसम होते हैं, दो बहुभुज यहां पर सर्वांगसम होते थे, यहां पर हम लोग क्या देखना है, समरूप देखना है। तो दो बहुभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होते हैं। कब, जब नंबर 1 क्या होता है, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृति में जो पहला पॉइंट है वो तो दोनों में सेम हो गया है। यहाँ भी संगत कोण बराबर होंगे, यहाँ भी संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन इसमें अगला पॉइंट चेंज होता है। यहाँ पर संगत भुजाओं को बराबर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात ये क्या होता है, एक ही अनुपात में, अनुपात एक ही होता है। संगत भुजाओं का अनुपात एक ही, या ब्रैकेट में क्या सकते हैं, समानुपाती हों। तो ये ऐसी आकृतियां क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप आकृतियां। तो देखिए यहाँ पर तो हमने देख लिया कि यहाँ पर तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई थी, तो इनको सर्वांगसम कर दिए थे। तो ये संगत भुजा का अनुपात का क्या तात्पर्य है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मुझको अनुपात निकालना होगा, संगत भुजाओं का अनुपात निकालूं, हर संगत भुजा का अनुपात, और ये सभी भुजाएं संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, तब तो हम लोग बोल देंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज ये वर्ग इस वर्ग के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे देखिए, जब मुझे ईजी का संगत भुजा क्या जाएगा, पीआर निकालना होगा। ये कितना आ जाएगा, ईजी कितना है 2.5 अपान ये पीआर कितना है 4, तो ये हमको मिल जाएगा 25/40। अब देखिए सबकी वैल्यू तो 25, यहाँ भी जब लेंगे GH अपान RQ तो ये भी 2.5/4 आएगा, यानी कि 25/40 के बराबर ही आएगा। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भुजाएं हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है, अर्थात ये एक ही अनुपात में है, या फिर कह सकते हैं समानुपाती हैं। तो ऐसी बहुभुज की आकृति क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा समरूप आकृतियां। तो कुछ अगर एग्जाम्पल चाहेंगे समरूप आकृतियों के लिए, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज वो क्या होते हैं, वह समरूप आकृति के उदाहरण होते हैं। जितने वृत्त होते हैं ये भी आपस में समरूप आकृति के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर वर्ग देख लिए हैं, वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप आकृति के उदाहरण ही होते हैं। तो ये रहा हमारे कुछ एग्जाम्पल समरूप आकृतियों के से संबंधित। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो त्रिभुजों की समरूपता को समझना है। यहाँ पर तो खैर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जैसे कि हम अगर यहाँ पर मैं एक त्रिभुज लूँ ये, और समबाहु त्रिभुज के तात्पर्य अगर जो दो त्रिभुज समबाहु होते हैं, जब उनकी समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये मैं 2 बोलूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सभी, और ये त्रिभुज इसके समबाहु कब होगा, जब इसकी समस्त
जितने फाइड हैं, जितनी भुजाएं हैं वो क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएं। तो ये मान लेते हैं ए बी सी, और ये क्या हो गया है, पी क्यू आर हो गया। तो यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज लिया हुआ है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। क्यों समरूप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो फंगत भुजाएं वो एक ही अनुपात में, कैसे एक ही अनुपात में है, देखिए 2/2 निकालेंगे, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू निकालेंगे तो 2/2 होगा। एक कैंसिलेटर क्या देगा, 1/1, अर्थात एक संबंधी एक, और सबका अनुपात बाकी भुजाओं की फंगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, एक संबंधी एक ही आएगा। तो अर्थात जितनी संभावित त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं समरूप आकृतियों के उदाहरण। तो अब आई थिंक समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है त्रिभुज की समरूपता, अर्थात दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर दो त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं, उस चीज को जानते हैं जिसे हम लोग अगले पन्ने पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, त्रिभुजों की समरूपता। अब चूंकि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुभुज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कितनी आकृति, कितने भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो ये भी तो त्रिभुज हो गया बहुभुजा वाला। तो जो अभी को हमने डेफिनेशन का बहुभुजाओं वालों के लिए पढ़ा है, आकृतियों के लिए सेम कंडीशन ये त्रिभुज के लिए होता है। अर्थात दो त्रिभुज भी आपस में समरूप कब होंगे, जब क्या हो जाए, संगत कोण क्या हो जाए, संगत कोण बराबर हो। नंबर 2 क्या हो जाए, संगत भुजाएं क्या है आपस में बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, अनुपात बराबर हो, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो ये भी यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध हमने बहुभुज वाले आकृतियों के लिए लगाया, सेम प्रतिबंध, सेम नियम हम लोग त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी लगा सकते हैं, कि अर्थात दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके जो दिए गए संगत कोण हों, संगत कोण क्या आपस में बराबर हो जाए, और जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो, या फिर कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, अर्थात एक ही अनुपात में हो जाए। फिर कभी मैंने समबाहु त्रिभुज लिया था, दो समबाहु त्रिभुज थे, तो वहां पर सबका अनुपात क्या गया था, बराबर हो गया था। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक समरूप आकृति का उदाहरण होता है। तो ये रहा त्रिभुजों की समरूपता संबंधित नियम। अब बढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय की तरफ, जिसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे आजकल एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं या थेल्स प्रमेय, जिसे क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं BPT। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रूफ पूछे या ना पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड, इस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में पूछना ही पूछना है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आगामी परीक्षा के लिए। तो ये प्रमेय कहता क्या है, ये प्रमेय कहता है कि सपोज दैट हमारे पास यदि कोई त्रिभुज दिया हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ले लूँ,
इसका प्रूफ नहीं कराने जाएंगे हम, क्योंकि हम बस उन्हीं क्वेश्चन को सीख रहे हैं जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें एक और रेखा दी गई है इस त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में, जिसे क्या मान लेते हैं, डी ई। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी दी गई त्रिभुज में कोई एक रेखा खींची गई हो जो दो रेखाओं को विभक्त करे, बांटती है, और तीसरी रेखा क्या हो जाए, समांतर हो जाए। अर्थात दोबारा सुन लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, क्या कह सकते हैं, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में रेखा बी सी के समांतर हमने एक रेखा डी खींचा। हमने क्या किया, रेखा बी सी के समांतर रेखा डी खींचा जो इसके समांतर है, और ये क्या कर रहा है, बाकी जो दो रेखाएं हैं ए बी और ए सी, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो दो भाग बढ़ते हैं, सॉरी बराबर नहीं, दो भागों में बांटता है, समझिए बराबर नहीं होगा। तो मैंने दोबारा बताता हूं कि ये जो समांतर रेखा खींची गई है बीसी की समांतर, इसने क्या किया, इस रेखा ने जो त्रिभुज की शेष दो रेखाएं हैं, शेष दो रेखाएं क्या क्या हैं, एक ए बी और दूसरी क्या है, ए सी है, इन दोनों रेखाओं को दो भागों में बांटा है, और ये ऐसे दो भागों में बांटी गई हैं जो एक ही अनुपात में बढ़ती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इसके प्रमेय को मैं लिख देता हूं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रहा यह थ्योरम का पूरा रिटन लिखित हो गया थ्योरम। तो इसके अनुसार क्या कहा गया, जो मैंने आपको समझाया कि मैंने जैसे बताया कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हमने क्या किया, इस त्रिभुज हमने एक रेखा खींचा डी ई, जो रेखा त्रिभुज के भुजा बी सी के समांतर है। तो ये जो रेखा खींची गई है डी ई, इसने क्या किया है, इसने इस त्रिभुज की अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु काटा है। देखिए इस रेखा ए बी का भुजा ए बी का बिंदु डी है, और यहाँ पर भुजा ए सी का बिंदु ई है। इस रेखा ने इनको डी और ई बिंदु पर काटा है। तो अब ये जो रेखाएं विभक्त हुई हैं, ये ऐसे अनुपात में इस प्रकार से विभक्त हुई हैं कि इनका जो अनुपात है वो वापस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अर्थात ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए सी। और ऐसा कब होता है, जब त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, अर्थात डी क्या हो गया है, डी समांतर है बी सी के। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, जो बाकी दो रेखाएं हैं वो जो भिन्न भिन्न बिंदु कटी हुई हैं, वो भिन्न भिन्न बिंदुएं इन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, बांटती हैं। तो यही रहा हमारा थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT।
टी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये हो गया हमारा पहला प्रमेय। इसी प्रकार दूसरा एक प्रमेय और होता है हमारे पास, जिसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अर्थात इस दिए गए थ्योरम का ठीक उल्टा, अर्थात हमारे पास ये दिया था कि चौथी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो बाकी दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित रहती हैं। तो जो ये प्रमेय कहता है, तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा अगला प्रमेय है ये दिए गए प्रमेय का उल्टा है, जिसको क्या कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, अर्थात कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में क्या जानते हैं सीबीपीटी। तो ये हमारा हो गया इस दिए गए प्रमेय का उल्टा। ये प्रमेय क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर होगी। तो जैसे इसको थोड़ा समझते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये ए बी सी, हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेखा लिया इस त्रिभुज के अंतर बिंदु में, जिसने क्या किया, त्रिभुज की इन दो रेखाओं ए बी और ए सी को क्या किया है, समान अनुपात में विभाजित किया है। अर्थात इसने क्या किया है, ए बी को क्या किया है, दो अनुपात इसका हो गया ए डी अपॉन ए बी होगा, और इसका क्या हो जाएगा, ए सी का ए अपॉन ई सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी नहीं, यहाँ पर डी बी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी हो गया है और ए अपॉन ई सी हो गया है, और ये क्या यहाँ पर में बराबर है। आखिर लैंग्वेज इसने यही कहा है ना कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, अर्थात जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, अर्थात दोनों आपस में क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी, वह इस भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, अर्थात डी ई समांतर बी सी। तो यही हो गया। पिछले कंडीशन में क्या था, पिछले कंडीशन में समांतर दिया था तो भुजाएं समान अनुपात हो जाती थी, और इस वाले प्रमेय में क्या कर दिया है कि भुजाओं का अनुपात बराबर दे दिया है। तो उस केस में जो तीसरी भुजा होगी वह दिए गए भुजा की समांतर हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम, जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को फॉलो करने में करेंगे। तो मैंने वहाँ से प्रश्नावली 6.2 से कुछ क्वेश्चन को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उन क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में यदि, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ये फिगर नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और नीचे भी इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि LM पैरेलल FB, मतलब ये जो LM है वो किसके पैरेलल हो गया है, FB के पैरेलल हो गया है, तथा LN पैरेलल CD, LN क्या हो गया है, ये CD के पैरेलल हो गया। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो चलिए इस फिगर को मैं यहाँ पर कॉपी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये फिगर रहा, जिसमें क्या बोला गया था, जिसमें बोला गया था हमको कि LM पैरेलल FB, पहले दिया उसको लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, LM पैरेलल FB तथा LN पैरेलल CD, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमको प्रूव करना है। चलिए इसके उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि LM पैरेलल FB, तो LM जो है FB पैरेलल है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो हम लोग जा सकते हैं त्रिभुज ABC
फी में हमको क्या मिल रहा है कि एल एम जो है, ये जो रेखा है एल एम वो फी बी के पैरेलल है। एल एम चूंकि एल एम पैरेलल फी बी, और अभी जस्ट मैंने बताया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में कि अगर किसी त्रिभुज को की दो भुजाओं कोई रेखा विभक्त करे और वह तीसरी भुजा समांतर हो जाए, तो ये जो रेखाएं होंगी बाकी दो वह समानुपात में विभक्त होती बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस रेखा जो खींचा गया है इसने त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए सी और ए बी को तो बांटा है, और ये क्या है, जो तीसरी रेखा उसके समांतर है, जब इसके समांतर है तो ये कि इनको क्या करेगी, इन भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटेगी। तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसी प्रकार देखिए हमारे पास एक और त्रिभुज है ए डी सी। चलिए बढ़ते हैं त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए डी सी में दिया गया है, चूंकि अब यहाँ पे देखिए एल एम पैरेलल है सी डी के, एल एम पैरेलल है सी डी के, तो जब एल एम पैरेलल सी डी है तो यहाँ भी हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। एक मिनट देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ एल सी लिखना था, मैंने ए सी लिख दिया है, ए एल अपॉन एल सी यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू हमको क्या मिल जाएगा कि ये दोनों के जो राइट हैंड साइड हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू, यह इसके बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। ये समीकरण 1 2 से मिल गया। हम अपने प्रूफ को देखते हैं। हमको प्रूफ में क्या करना था, हमको प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो अभी यहाँ पर जो हमको मिला है, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर ए एम तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एम बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए एन मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एन डी है। हमको चाहिए क्या, हमको ए बी चाहिए, मतलब कि ये पूरी रेखा चाहिए, ये पूरी रेखा चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, ए डी चाहिए, अर्थात यहाँ पर भी एक पूरी रेखा चाहिए, लेकिन दिया क्या हुआ है, एम बी दिया हुआ है और एन डी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले एक बार इनको आपस में पलट देंगे। तो ये इंप्लाइज करके हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, व्युत्क्रमानुपाती लेने का सीधा तात्पर्य है 1 अपॉन में लेंगे तो 1 अपॉन में करने पर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन डी अपॉन ए एन। अब अभी भी हमको ये नहीं मिला है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। देखिए 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब देखिए एक क्यों जोड़ा जा रहा है, मैं भी आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। अब यार पहले फुल लिख लूँ, फिर उसका आपको रीजन बता रहा हूँ कि एक इस पहले स्टेप में क्यों नहीं जोड़ा गया, क्यों इस स्टेप में जोड़ा जा रहा है। अभी उसका रीजन आपको बता रहा हूँ। एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू
एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो अब इसको फॉलो करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम एम हो जाएगा और एम का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एम। तो अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पर हमको क्या मिला है, ए एम प्लस एम बी। तो देखिए ए एम प्लस एम बी, इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। और सेम वे में यहाँ पर एन डी प्लस ए एन है, एन डी प्लस ए एन, अर्थात ये देखिए एन डी और ए प्लस ए एन, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। अर्थात इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिखा जा सकता है ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, और सेम वे में एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए एम। अभी देखिए हमारा जो प्रूफ है, प्रूफ को देखिए, प्रूफ में हमको क्या लाना है, प्रूफ में हमको लाना है ए एम अपॉन ए बी, और ये क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन ए एम। तो इसको फिर से हम लोग इसका व्युत्क्रमानुपाती ले लें तो हमको जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हमको मिल जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, तो ये क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, ए डी अपॉन ए एन था, देखिए यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग, ये ए एन है, ए बी क्या है, ए एन है, तो ये ए डी अपॉन ए एन। तो यही प्रूव करना था। तो मैं आपको एक रीजन बताने वाला था कि हमने वन पहले क्यों नहीं जोड़ा, बाद में क्यों जोड़ा है। तो देखिए यदि हम लोग व्युत्क्रमानुपाती न लेने पर फिर डायरेक्टली यहाँ पर 1 प्लस कर देते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ता है वो देख लीजिए। अगर हम लोग ए एम अपॉन एम बी प्लस 1 करते हैं, सेम में यहाँ भी होगा, तो इसको आप समझिए, इसको प्लस 1 करते हैं तो क्या होता है, ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी होता। तो ये ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, ये तो ए बी हो जाता, मतलब ये इन दोनों का जोड़ क्या आता, ए बी अपॉन क्या होता, एम बी हो जाता। बट हमको प्रूफ में ए एम तो चाहिए था, हमको प्रूफ में क्या चाहिए था, ए एम चाहिए था। अगर हम लोग ये तरीका अपनाए होते हैं तब तो ए एम गायब रहता, तब बचता क्या, एम बी बचता। इसीलिए हमने क्या किया है, व्युत्क्रमानुपाती लिया है। जब व्युत्क्रमानुपाती लेंगे तो ए एम की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए एम अपनी जगह पड़ा रहेगा और ऊपर ए एम जब प्लस हो जाएगा एम बी के साथ तो वो ए बी बना देगा। इसीलिए हमने 1 तब जोड़ा जब हमने ये वाला जो पद था इसको क्या कर लिया है, व्युत्क्रमानुपाती ले लिया, उसके बाद हमने 1 जोड़ा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, अर्थात पहले व्युत्क्रमानुपाती लिया है उसके बाद 1 जोड़े हैं। तो ये राइफ का सॉल्यूशन। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका सॉल्यूशन हम लोग अगले पेज पर देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया है कि डी ई जो है वो समांतर है ओ क्यू के, अर्थात ये जो डी ई रेखा है वो इस ओ क्यू रेखा के समांतर है। इसी प्रकार जो डी एफ है, ये जो डी एफ रेखा है ये क्या हो गई है, ओ आर रेखा के समांतर हो गई है। तुम्हें फिर क्या करना है कि ई एफ, अर्थात ये जो रेखा खींची जा रही है, ये जो ई एफ रेखा है वह क्यू आर इस रेखा के समांतर हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जब ई एफ और क्यू आर को देखेंगे तो ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर में ये रेखा इस त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर दर्शाने की बात कहा जा रहा है। अगर हम लोग किसी तरह से पी ई अपॉन ई क्यू सिद्ध कर दें और पी एफ अपॉन एफ आर सिद्ध कर दें तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के विलोम से, अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है और जो कुछ दिया उसको लिख लिया है। तो फिगर में जो बोला गया था, क्या दिया था कि डी समांतर क्या है ओ क्यू के और डी एफ समांतर क्या है ओ आर के। तो हमें ये सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। उत्पत्ति
तो उत्पत्ति में हमको क्या देखना है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, तो कहीं ना कहीं त्रिभुज POQ की बात कर रहा है। तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज POQ में DE समांतर है किसके, OQ। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अर्थात BPT से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग BPT से कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कहता है ना कि अगर ऐसी रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की एक रेखा समांतर हो तो वो क्या करती है, शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अर्थात ये रेखा इससे समांतर हो गई है, तो ये इस रेखा ने क्या किया है, इस दो रेखाओं PQ और PO को दो समान अनुपात में बांट दिया है। अर्थात PE अपॉन OQ पर हाँ EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी प्रकार से हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, त्रिभुज POR में। अब त्रिभुज POR में यहाँ भी देखिए यह रेखा जो है DF क्या है, OR के समांतर है, चूंकि यहाँ पे रहेगा चूंकि DF समांतर क्या है, OR, तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है यहाँ भी कि PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, तो ये जो राइट हैंड साइड है PD अपॉन DO, यहाँ पे क्या गया है PD अपॉन DO, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर कहे जा सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 और 2 से। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देखिए ये जो हमको मिला है, दो रेखाओं का अनुपात आपस में बराबर है। देखिए PE अपॉन EQ हो गया है, और ये किसके बराबर है, PF अपॉन FR के, अर्थात ये अनुपात है रेखा PQ का और ये अनुपात है रेखा PR का। ये किसका अनुपात है, रेखा PQ का अनुपात है, और ये अनुपात किसका है, रेखा PR का, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों रेखाएं किसी त्रिभुज की रेखाएं हैं और इनको बराबर अनुपात में जो बांट रहा है वह यह रेखा है EF। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का विलोम। तो इसलिए कन्वर्स ऑफ BPT अर्थात CBPT से ये लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि EF समांतर QR, और आई थिंक हमको यही प्रूव करना था। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है दिए गए इस क्वेश्चन को। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें क्या दिया हुआ है, AB जो है DC के समांतर है तथा इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, हमको सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO अपॉन DO। तो चलिए इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एक समलंब बना लें। तो समलंब क्या होता है उसको देख लेते हैं।
ये हमारा एक समलंब है जिसका नाम क्या दिया गया है, ए बी सी टी, ए बी सी टी। और इसमें एक और बात कहा गया है कि ए बी समांतर डी सी के, तो दिया है ए बी समांतर डी सी, तो नाम देते हैं ए बी और ये डी सी। यहाँ पर देखिए डी रहेगा, यहाँ पर हमको फॉलो करना है, ए बी ऐसे है तो डी सी बोला तो डी यहाँ रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, तो डी सी समांतर हो गया, तो दिया हो गया। और आगे क्या बोला है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो विकर्ण है, विकर्ण पहले हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, देखिए ये हो गया पहला विकर्ण बी डी। अभी तो प्रतिच्छेद किया नहीं, प्रतिच्छेद तब करेगा जब हम लोग दूसरा विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये हो गया दूसरा विकर्ण और इसने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु ओ पर, तो हमने लिया बिंदु ओ। तो हमको क्या सिद्ध करना है, दिया है ए बी समांतर डी सी और सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखिए जब हमको इसको सिद्ध करना होगा तो फर्स्टली हम एक काम करेंगे, हम लोग एक रचना करेंगे। हमारे पास रेखा ए बी समांतर दिया हुआ रेखा डी सी के, तो हम लोग यहाँ पर बिंदु ओ से रेखा ए डी पर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो ए बी के क्या हो, समांतर होगी। तो रचना को करना है, रचना यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम पहले रचना कर लेते हैं। ओ और इसको मान लेते हैं बिंदु ए। ओई समांतर ए बी खींचा, ये हमारा रचना हो गया। अब हमने रचना इसलिए लिया है ताकि हम लोग जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो यहाँ पर लगा सकें और लगाने के बाद जो हमको प्रूफ करना है फिर प्रूफ कर सकें। तो अभी ये हमने खींचा है, ओई समांतर ए बी खींचा है। तो अब प्रमाण में चलते हैं, उपपत्ति में प्रमाण हमारा क्या है, प्रमाण में चलेंगे तो ये हमने अभी को क्या खींचा है, ओई समांतर ए बी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तथा हमको एक चीज और दिया था, डी सी समांतर क्या दिया हुआ है, ए बी के। अब चाहे हम लोग ए बी समांतर डी सी बोले, चाहे डी सी समांतर ए बी, बात देखी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या पा सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ओई समांतर डी सी, अर्थात जब ये रेखा आपस में समांतर थी और हमने रचना से इस रेखा को इस रेखा के समांतर दिखा दिया, तो डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली है कि ये जो रेखा है ये इसकी भी तो समांतर हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओई समांतर क्या है, ए बी, और एक कैसे है, रचना से, हमने रचना किया था। रचना से क्या हो गया, जब ये रेखा इसके समांतर हो गया तो ये रेखा क्या करेगा, इन दोनों रेखाओं को त्रिभुज के समान अनुपात में बांटेगा। और कैसे बांटेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इसलिए बीपीटी से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग क्या ले सकते हैं, ए अपॉन ई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये 3 हो गया था ना, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार हम लोग अब कहाँ चले, त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी अभी ये रेखा इसके भी समांतर हो गई है ना। तो हम लोग कहाँ चलेंगे अब आगे,
त्रिभुज ए सी डी में क्या है, यहाँ पर हमको मिला है ईसी समांतर डीसी। चूंकि ईसी समांतर किसके है, डी सी के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखिए, हमको दिख रहा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए अपॉन ई डी, ये भी ए अपॉन ई डी है। जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो डेफिनेट सी बात है कि राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः समीकरण 4 तथा 5 से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ए ओ को लिख सकते हैं, हाँ चलिए ये हो गया ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ सी। ये हो गया। हमको देखिए प्रूफ में क्या चाहिए था, ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए और सी ओ अपॉन डी ओ चाहिए। तो अगर हम लोग एकांतरानुपात ले लें तो एकांतरानुपात मतलब तिर्यक गुणा कर दें, इसका यहाँ पर कर दें, तो ये हमको मिल जाएगा ओ सी अपॉन ओ डी। एक देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी। या फिर इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए ओ, और ओ बी को क्या लिख सकते हैं बी ओ, बराबर सी ओ सी क्या लिख सकते हैं सी ओ, और ये ओ डी क्या लिख सकते हैं डी ओ। ये हो गया हमारा जो हमको चाहिए था, ये हमको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हमको यही करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये रहे प्रश्नावली 6.1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 6.2 से आगे। ये 6.2 के क्वेश्चन थे। अब बढ़ेंगे हम लोग 6.3 की तरफ। उसके पहले 6.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। तो अब हमको आगे इन क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए त्रिभुज की कसौटियों को जानना पड़ेगा कि त्रिभुज की कसौटियाँ क्या होती हैं, कितनी होती हैं त्रिभुज की कसौटियाँ। त्रिभुज की कसौटियों का सीधा से तात्पर्य है कि दो त्रिभुज आपस में किन किन कसौटियों से समरूप होते हैं, वो हमको जानना है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है त्रिभुज की कसौटियाँ। तो इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पर कसौटियों को लिख देता है। पहली कसौटी हमारे पास होती है ए, जिसको कहते हैं एंगल एंगल एंगल, या फिर हिंदी में कहेंगे कोण 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 कसौटी। इसी प्रकार इसको हम लोग शॉर्ट में एंगल एंगल भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर रहेंगे तो स्वतः तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अगली कसौटी हमारे पास जो होती है वो होती है यफ, मतलब साइड साइड साइड, अर्थात भुजा 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 कसौटी। इसके बाद हमारे पास एक और कसौटी होती है जिसको कहा जाता है साइड एंगल साइड, अर्थात भुजा कोण भुजा कसौटी। तो ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर अगर दो त्रिभुज को ले लूँ, एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अगर त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास वो समरूप त्रिभुज ना हो, समरूप त्रिभुज छोड़कर कोई और त्रिभुज हो, समरूप हो सॉरी समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो हम लोग फिजिक्स कहते हैं वो समरूप है, लेकिन हमारे पास समबाहु त्रिभुज को छोड़कर कोई अन्य दो त्रिभुज दिए गए हों तो वो कब क्या हो जाएंगे, कब आपस में समरूप होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन लिए हुए हैं।
पहली कंडीशन क्या है कि एंगल एंगल एंगल, अर्थात किसी त्रिभुज के अगर तीनों कोण, अर्थात यहाँ पर जैसे त्रिभुज एबीसी इसके तीनों कोण, कोण ए अगर क्या हो जाए, कोण ए बराबर कोण पी हो जाए, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए और कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया पहली कसौटी। दूसरी कसौटी क्या कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों भुजाएं बराबर, भुजाएं क्या हो जाए, समान अनुपात में हो जाए, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने भी बताया था त्रिभुज के समरूपता के मैंने बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाएं ले रहे हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, तो ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू। बी सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, बी सी की संगत भुजा हो जाएगी क्यू आर, और ए सी की संगत भुजा हो जाएगी पी आर, बराबर ए सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, पी आर। और अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब हम लोग भूलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारा समरूप का सिंबल है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पर कौन कसौटी लगेगी, साइड साइड साइड, यहाँ पर तीनों एंगल बराबर थे तो एंगल एंगल एंगल। मैंने बताया कि ये जो एंगल 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 है इसको एंगल एंगल भी कह सकते हैं, कोण कोण कसौटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये और ये कोण इस और इस कोण के बराबर है तो डेफिनेटली ये कोण तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। नहीं, कैसे बराबर होगा, अगर मैं इसको 30 ले लूँ, इसको क्या ले लूँ 50 ले लूँ, तो 50 30 80, ये भी 30 है और ये भी 50 है, तो 50 30 80 ये भी होगा। तो अगर हम लोग त्रिभुज की कोण गुणधर्म को देखें तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा 100। तो सेम वे में तो 100 इसका भी तो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल 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 होता है उसको सिर्फ एंगल एंगल अर्थात कोण कोण कसौटी भी कह सकते हैं। और जो तीसरी कसौटी है उसमें क्या बोला गया है, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया हमारे पास और एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर। इसमें क्या बोलते कि इस दोनों त्रिभुज में ए बी, चलिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू दे दे ए सी अपॉन पी आर, अर्थात पी पर ए सी लिए ना तो ए सी के लिए पी आर हो जाएगा, तो पी और ये क्या हो गया आर। तो हमको क्या मिला कि ए बी अपॉन पी क्यू, इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात ये किसके बराबर हो गया है, इस संगत भुजा के अनुपात के ए सी अपॉन पी आर के। और क्या दे दे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, संगत भूकोण लेना है तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे और बोले कि एंगल ए इक्वल टू एंगल आर बोले, तब हम लोग इसको समरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि अब संगत कोण आपस में बराबर नहीं हुए हैं। हम तभी इन दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे जब संगत कोण बराबर होगा। अगर संगत कोण बराबर नहीं है तब हम लोग उन त्रिभुजों को समरूप नहीं कहेंगे। तो ये रहा हमारा त्रिभुज की कसौटियाँ। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ADC बराबर है त्रिभुज BAC के। तो दर्शाइए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं त्रिभुज बनाने में। तो क्या बोला है, त्रिभुज ABC की बात किया है, तो फर्स्टली हम लोग त्रिभुज ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC ले लेंगे तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज हो गया है ABC। अब आगे क्या कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु D हो गया,
हमने मान लिया कोई बिंदु डी हो गया कहाँ पर, भुजा बीसी पर, और वह इस प्रकार स्थित है कि जो कोण एडीसी है, मतलब कोण एडीसी कब बनेगा, जब हम लोग ए और डी को मिला देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए और डी को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ये हो गया डी। तो कोण ए डी सी, ये जो एंगल बन रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए सी के, अर्थात बी ए सी के इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा क्या एंगल, ये कोण डी। तो चलिए जो दिया आपको देखते हैं, दिया है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ये बराबर दिया हुआ है। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमको सिद्ध करना है। तो बढ़ते हैं इसको सिद्ध करने की तरफ। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उपपत्ति में हमको क्या दिया है, चूंकि एंगल ए डी सी बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी दिया हुआ है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। और एक चीज़ देखिए, अब चाहे हम लोग त्रिभुज किस बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया है कि एंगल ए डी सी बराबर हो गया है एंगल ए बी सी, ये दिया हुआ है, और आगे सॉरी बी ए सी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि अब देखिए ये एंगल सी को देखिए, एंगल जो सी है ये त्रिभुज ए डी सी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी। इसके लिए क्या नियम हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अभी जब उभयनिष्ठ हो गया है तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, और अभी जब मैंने बताया कि जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो त्रिभुज आपस में क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, और कौन सी कसौटी है, एंगल कसौटी। यहाँ हमने कर दिया, जब त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इसका सीधा मतलब हो गया कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या आ जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। अर्थात ये कह सकते हैं ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। अब देखिए ये कैसे आ गया, हम लोग जब ए सी की बात करेंगे तो ये इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण ये और ये आपस में इस त्रिभुज का संगत कोण, अर्थात अगर इस त्रिभुज को मैं रोटेट करके ऐसा कुछ बनाऊंगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप का त्रिभुज बनेगा, तो ये डी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग ए सी ले रहे हैं तो ए सी का संगत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बी। तो ए सी का संगत हो गया सी बी और सी डी का संगत क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब हमको सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर बराबर क्या करना है, सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इस तरह से ये हमको जो प्रूफ करना थी हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि दिए गए चित्र, जो फिगर हमारे पास दिया हुआ है, इस फिगर में क्या बोला है कि चित्र में क्यू आर अपॉन क्यू एफ दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एफ ये बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के। तो हमको क्या दिखाना है, और एक चीज़ दिया हुआ है, ये जो एंगल एक दिया हुआ है ये एंगल दो के बराबर है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज पी क्यू एफ ये बराबर हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं कॉपी पर। तो देखिए यहाँ पर जो दिया था मैंने वहाँ लिख लिया है, क्या दिया गया इस त्रिभुज में हमको दिया गया है कि क्यू आर अपन क्यू एफ ये बराबर है क्यू टी अपन पी आर के, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। और एक चीज़ दिया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के।
तो हमको क्या फिर करना है, ये त्रिभुज पी क्यू एफ है, पी क्यू एफ ये वाला त्रिभुज, ये पहला वाला ये समरूप के त्रिभुज टी क्यू आर के, मतलब टी क्यू आर के बड़े त्रिभुज के। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्टली देखिए हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है, उपपत्ति में चलते हैं। चूंकि एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है, और ये दिया हुआ है, दिया हुआ, जब एंगल 1 है, एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजा में आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो कोण एक के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, कोण पी के समांतर ये पी आर हो जाएगा, और इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो ये लिख कर सकते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। रीजन क्या देंगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, तो हो गया। और इसके बाद यह मान लेते क्वेश्चन नंबर 1। अब चूंकि हमारे पास क्या दिया है, चूंकि क्यू आर अपॉन क्यू एफ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है, तो देखिए पी आर बराबर क्या मिला हमको, पी क्यू मिला है, तो हम लोग पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, या क्यू आर अपॉन क्यू एफ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी। अब पी आर के क्या लिखना है, पी क्यू लिखना है, तो हो गया पी क्यू। कहाँ से हमने लिखा है इस चीज़ को, समीकरण 1 से, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एफ तथा त्रिभुज टी क्यू आर में ये हमारे पास मिल गया है। और देखिए क्यू आर अपन क्यू एफ, तो क्यू आर क्यू एफ, तो क्यू आर हमारा किस त्रिभुज का है, टी क्यू आर का है, और इसकी संगत भुजा क्या होगा, क्यू एफ, तो इसका अनुपात बराबर है क्यू टी। तो क्यू टी कहाँ मिला आपको, ये त्रिभुज टी क्यू आर की भुजा क्यू टी है, और पी क्यू, तो पी क्यू की त्रिभुज की भुजा है पी क्यू आर की। तुम लोग लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एफ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से हमको इन दोनों त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या मिल गया है, बराबर मिल गया है। इक्वेशन 2, तो ये कहाँ से हमको मिल गया है, समीकरण 2 से। और एक चीज और देखिए, जो एंगल 1 है ये त्रिभुज पी क्यू आर में भी है, सॉरी पी क्यू एफ में भी है, और टी क्यू आर में भी है। तो इसलिए क्या सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 1, और इसको क्या बोलेंगे, उभय निष्ठ। अब जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज आपस में क्या आ जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। किस कसौटी से, साइड एंगल साइड, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के किस कसौटी से, साइड एंगल साइड। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने दो चीज़ों को प्रूव कर लिया। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज ए बी ई को समरूप सर्वांगसम बोला गया है त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम बोला गया है। तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं अगले पन्ने पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैंने जैसा बता दिया, इसको सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके अनुसार जो दिया था, क्या दिया था कि त्रिभुज ए बी ई ये सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। हमको फिर क्या करना है कि जो त्रिभुज ए डी ई है, अर्थात ये जो त्रिभुज बनेगा ए डी ई, इसको समरूप दिखाना है इस पूरे त्रिभुज के ए बी सी के। तो पत्ती में हम लोग चलते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो गिवन है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई ये क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ए सी डी है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, अर्थात इसकी सभी संगत भुजाएं आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं ए बी
बराबर, देखिए ये भुजा किसकी संगत हो जाएगी, ए सी के, तो ए बी बराबर ए सी, और क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं ए डी बराबर ए ई। तो ये हमारा क्या हो गया, कैसे लिखे हैं बाई सी पी सी टी, अर्थात कॉन्ग्रुएंस पार्ट, सॉरी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया है, इसके थ्रू हमने क्या कर दिया है, ए बी बराबर ए सी हो गया है, संगत भुजा आपस में बराबर जाएगी जब दो त्रिभुज क्या होते हैं आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ए अपॉन ए डी निकाल देंगे, तो ए अपॉन ए डी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर है क्या हो जाएगा, तथा और क्या लिख सकते हैं, तथा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो इस चीज का यूज हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, अर्थात ए अपॉन ए डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये बराबर क्या हो गया है, 1, अर्थात इन दोनों रेखाओं का अनुपात, इन दोनों रेखा संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं कहाँ पर, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए जब त्रिभुज ए डी ई की बात करेंगे, ए डी ई, तो यहाँ पर संगत भुजा किसकी हो जाएगी, ए अपॉन ए डी, तो ए अपॉन ए डी ये बराबर हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के। तो ए अपॉन ए डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमको कहाँ मिल गया है, समीकरण 1 से, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया है। और एक चीज और देखें हम लोग कि जो एंगल ए है ये त्रिभुज ए डी ई में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है, तो इसलिए तथा एंगल ए बराबर एंगल ए, और ये क्या हो गया है, ये समीकरण ये हो गया है उभय निष्ठ। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दो को भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड का 40 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी यहाँ से एग्जाम की तैयारी कर सके। इसी बात मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।